हमारे ही लोगों को आपस में डिवाइड कर देते थे, अलग अलग तरीके से उनकी आस्था और भावनाओं को भरगा करके उनको डिवाइड कर देते थे। मान लीजिए कि जो है किसान जो हैं वो अकाल से मर रहे हैं, उसी वक्त जो है कोई और तरीके से जो है उस मुद्दे को डाइवर्ट कर देते। ये पॉलिसी तो आज चल रही है, बिल्कुल हूबहू उस तरीके से चल रही है, फिर भी जनता अपने सवालों पे इकट्ठा होती है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स इज नॉट ऑल अबाउट परसेप्शन, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। लेकिन कन्हैया जी, जिन पार्टियों को लेकर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं, चाहे जो भी हो, वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, जो भी पार्टियां हैं, देश की क्षेत्रीय पार्टियां, उनकी भी जो रणनीति है, नीति है, बहुत अलग नहीं है बीजेपी से। मैं देखता हूँ सब पार्टियां बात करती हैं कि विकास मेरा चुनावी मुद्दा है, विकास के बड़े बड़े दावे भी करती है। बिहार में नीतीश कुमार भी करते हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार भी कर रही है, अखिलेश की सरकार थी तो वो भी कर रहे थे। यानी सारी सरकारें दावा करती हैं कि हम विकास हमारा मुद्दा है, हमने विकास किया है, वही मेरा चुनावी मुद्दा होगा। लेकिन फिर भी जाति के तोड़ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। जातीय समीकरण बनाने में सारी पार्टियां, चाहे नीतीश कुमार हो, बीजेपी के नेता हो, मुलायम सिंह के, सभी पार्टियां उसी समीकरण का ध्यान रखती हैं। देखिए सर, एक बात मैं आपको बताता हूँ, जाति समाज की सच्चाई है, और जाति के बारे में कहा जाता है जाति कभी नहीं जाती। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि रातों रात जो है जाति टूट जाएगी, लेकिन इतनी बात मुझे समझ में आती है कि जब तक जातिवाद नहीं टूटेगा, इसलिए हम लोग नारा लगाते हैं जाति तोड़ो समाज जोड़ो, तब तक समाज नहीं एकजुट हो पाएगा। हमारी एक, कहते हैं ना, हम सब भारतीय हैं, ये जो है आइडेंटिटी हमारी नहीं बन पाएगी, और इसको बनाने के, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। ये धीरे धीरे टूटेगा। तो काम पर फोकस आप कैसे करेंगे, आपकी मुख्य प्राथमिकता क्या होगी, किस तरीके से आप अपने कार्रवाई को, या आप कह लीजिए आपके जो मुद्दे हैं, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उसको आप कैसे लागू कीजिएगा। आप जो विकल्प बता रहे हैं कि जनता का विकास कैसे होगा और उनकी समस्याओं का उन्मूलन कैसे होगा, तो उस पर फोकस करने के लिए ज़रूरी है कि इस तरह की जो मौजूदा राजनीति है, जो एक पीढ़ी पहले की है, उस राजनीति में हम ना फंसें। और मैं एक बात बताता हूँ, मैं एक आशावादी व्यक्ति हूँ और मुझे आशा दिखाई देती है। समाजवादी पार्टी की आप आलोचना कर सकते हैं, बहुत आलोचना होगी, लेकिन अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश में जो विकास कार्य किए, उसकी प्रशंसा आप किसी भी नौजवान से वहाँ जाकर के पूछ लीजिए, वो करते हुए आपको दिखाई देंगे। एक्सप्रेसवे बनाना हो, स्टेडियम बनाना हो, नौजवानों को लैपटॉप देना हो, ये जो काम उन्होंने किया, तो मैं ये देख रहा हूँ कि पुरानी पीढ़ी से राजनीति निकल करके नई पीढ़ी के हाथ में आ रही। आप खुद ही इतने छोटे से इंटरव्यू में 2-3 बार बोल दिए कि आप नई चीज़ों को समाहित करने के लिए तैयार हैं। तो इस बात का द्योतक है कि ये जो नया वर्ग आ रहा है राजनीति में उभर करके, कुछ पुरानी जो आप कह लीजिए राजनीतिक कुरीतियाँ, वो रातों रात उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके पास एक पॉजिटिव एजेंडा है। चाहे आप राहुल गांधी जी का ही उदाहरण देख लीजिए। मैं किसी भी पार्टी का या किसी भी व्यक्ति का भक्ति नहीं करता हूँ, उसका एक मूल्यांकन जब आप वैज्ञानिक तरीके से करेंगे, जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ राहुल गांधी जी ने स्टैंड लिया, उसका एप्रिसिएशन हर नौजवान ने किया कि नहीं, ये एक पोजीशन है आपने लिया। हर व्यक्ति की, मेरी भी 50 कमियां हो सकती हैं, आपकी भी हो सकती हैं, लेकिन अगर आप समाज में कोई मुद्दा लागू कराना चाहते हैं तो आप कमी और दोष को पीछे छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए, और डिफरेंसेज को, अंतर को 1 मिनट के लिए पीछे छोड़ दीजिए। हमारी एकता कहाँ बन सकती है और किन सवालों पे बन सकती है, उस पे ध्यान फोकस करना चाहिए। और हमको लगता है कि कोई भी नौजवान व्यक्ति जो आज राजनीति में आ रहा है, वो इस बात को इनकार नहीं करेगा कि शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेकारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों को उनके फसल का दाम मिले, किसान आत्महत्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मजदूरों को उनकी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और हम भारत के लोग ये आइडेंटिटी यदि हम बनाना चाहते हैं तो सबको, हमको बराबर आत्मसम्मान देना पड़ेगा ना। ये मुद्दा रहा है शुरू से कन्हैया जी, लेकिन इसको मुद्दा बन नहीं पाया। चुनाव वोट देते समय लोगों ने नहीं बनता है सर। मैं तो जब भी इतिहास के पन्ने पलट करके देखता हूँ, मैं बिहार की राजनीति को ही देख लूँ या देश की राजनीति को देख लूँ, तो मैं देखता हूँ कि हर 20 साल 25 साल पे एक बड़ा जन उभार होता है, नए तरह की राजनीति दस्तक देती है, उससे कुछ नई नीतियाँ लागू होती हैं और उन नीतियों का एक सकारात्मक प्रभाव भी समाज पे पड़ता है। तो मुझे तो उम्मीद है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना युवा देश इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। ये युवा शक्ति जरूर इस देश के लिए कुछ बेहतर करेगी, और उसी युवा शक्ति को कैसे एकजुट किया जाए कि हम सब भारतीय और भारत के विकास में कैसे योगदान कर सकते हैं, उस काम में मैं अनवरत लगा हुआ हूं। और मैं तमाम लोगों से यही कहता हूं कि नकारात्मक होने की बजाय सकारात्मक होकर के लगातार अपनी मंजिल की ओर हमको कदम बढ़ाना चाहिए। मंजिल एक दिन जरूर मिलती है। लेकिन जो
आधुनिक भारत के कह सकते हैं कि समाज के निर्माता आप कहेंगे, अम्बेडकर को मानेंगे या मानते हैं, लेकिन उसी अम्बेडकर की अब जाति बताई जा रही है। उनको एक दलित के रूप में प्रोजेक्ट करके हर पार्टी वोट बैंक लेने के फिराक में है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक महामानव को हम उनकी जाति में उनको बांध करके रख देते हैं। सिर्फ बाबा साहब के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, ये गांधी जी के साथ भी हुआ, ये नेहरू जी के साथ भी हुआ, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के भी साथ हुआ, और आजकल आप बिहार में देखेंगे कि ये रामधारी सिंह दिनकर और श्री कृष्ण सिंह के साथ भी हो रहा है। जी, हो रहा है। अब मुझे ये अब आप मुझे ये बताइए कि क्या श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री हुए और उन्होंने सिर्फ एक जाति के लिए काम किया? क्या सभी समुदायों के लिए काम नहीं किया? और कंधे से कंधे मिला करके श्री कृष्ण सिंह के साथ राम लखन सिंह यादव खड़े होते थे, और उन दिनों की जो जोड़ी थी, उन्होंने मिलकर के ही उस वक्त बिहार में जो है बेहतर काम किया, और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम अनुग्रह नारायण सिंह जी ने किया। तो हिंदुस्तान का जब भी विकास हुआ है, बेहतर चीजें जब लागू हुई हैं, तो वो आपस में बट करके नहीं हुई है, वो आपस में मिल करके हुई है। न बिहार की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो अब आगे बात कर लेते हैं कि जिस सामाजिक न्याय की लड़ाई लालू यादव ने लड़ी, उसकी अब जरूरत है बिहार में। देखिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई की जब आप बात कीजिएगा तो उसमें कुछ चीजें स्वाभाविक रूप से लागू हुई हैं, लेकिन कुछ चीजें और भी लागू होने की जरूरत है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पूरा कोई नहीं पढ़ता है, सिर्फ जो है उसके एक हिस्से को लागू किया गया है, बाकी हिस्सों पे कोई चर्चा नहीं होती है। जैसे मंडल कमीशन के रिपोर्ट में भी जो पिछड़ी जातियों को परिभाषित किया गया है, उसमें कई ऐसे समुदाय हैं दूसरे राज्यों के जो कोट एंड कोट तथाकथित तौर पे जो हैं वो उच्च जातियां हैं, जिनको पिछड़ी जातियों के रूप में उसमें जो है परिभाषित किया गया है। तो पूरी रिपोर्ट जो है वो आज भी लागू नहीं हुई है। कहने का मतलब है, सामाजिक न्याय का मतलब किसी समुदाय के साथ अन्याय नहीं होता है, किसी समुदाय को न्याय दिलाने की बात होती है। लेकिन आज आप ये देखिएगा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई को एक नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। जिसको देखिए उसको जो है सामाजिक न्याय की लड़ाई पे हमलावर आप होता हुआ आपको दिखाई देता है, क्योंकि जो नई तरह की परिस्थितियां पैदा हुई हैं वो उसको एनालाइज नहीं कर पाता है कि नौकरी यदि हमको नहीं मिल रही है तो वो आरक्षण की वजह से नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं है। नौकरी है ही नहीं, नौकरी एक एक करके समाप्त किया गया है, और ये नीति का सवाल है, ये नीति का सवाल है। और इस नीति पे प्रश्न उठाने की बजाय जो है वो कुछ पार्टियों के और कुछ नेताओं के सिर्फ और सिर्फ नियत पे सवाल उठाते हैं। अभी तो सबसे बड़ा मुद्दा वही बन गया है, शेड्यूल स्वर्ण अपनी आरक्षण की मांग को लेकर हंगामा कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का जीना दुभर कर दिया है, उन्होंने कहीं निकलने नहीं देते। तो बीजेपी तो झूठ बोली है ना। बीजेपी का काम है लोगों की भावनाओं से खेलना। मान लीजिए कि आपको कोई समस्या है, तो उस समस्या का निदान करने की बजाय उस समस्या का पोषण करती है बीजेपी। एक बात हमको बताइए कि इस देश के हिंदुओं को बीजेपी ने छला है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, निर्मोही अखाड़ा ने कहा है कि हजारों करोड़ रुपया राम मंदिर के नाम पे चंदा करके ये लोग खाएं। निर्मोही अखाड़ा का बात है, हम नहीं। अगर ये बात गलत है तो ये बिल्कुल गेंद उनके पाले में है। तो राम मंदिर नहीं बना, हिंदुओं की जो है आस्था से बस खेलते रहे। उसी तरीके से बिहार में इन्होंने क्या किया, बनना चाहिए। बिहार में इन्होंने क्या किया, मैं उस पे आता हूं। बिहार में इन्होंने क्या किया कि लालू जी के शासन में जो कुछ लोग असंतुष्ट हुए थे, जो तबका था, उसको इकट्ठा किया ये बोल करके कि हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। और जब चुनाव जीत गए हैं तो आकर के कहते हैं कि अमित शाह आरक्षण को कोई हिला नहीं सकता है। तो वो तबका जो है वो ठगा महसूस कर रहा है, उसको लगता है कि ये तो हमको ठग लिया। और जब ठग लिया तो अब लगता है कि हमको पॉजिटिव एजेंडे पे जाना चाहिए। पहले ये कहते थे कि आरक्षण समाप्त करो, आप देखिएगा ध्यान से, आंदोलन जब शुरू हुआ था तभी कहते थे कि आरक्षण खत्म करो, अब ये कहते हैं कि हमको भी आरक्षण दो। तो ये कहां से कहां पहुंच गए, क्या से क्या हो गया। बेवफा तेरे प्यार में वही होता है ना। बीजेपी के प्यार में ये जो है बिहार में सवर्णों की हालत है। जहां तक मंदिर का सवाल है, एक बात मैं बार बार कहता हूं, हर किसी को अपनी व्यक्तिगत आस्था को मानने का, उसके जीवन में लागू करने का, अपनाने का उनका पूरा अधिकार है। और राम मंदिर का जो विवाद है वो विवाद आस्था का विवाद नहीं है, किसी के भी आस्था को लेकर के कोई विवाद नहीं। आपने कहा कि हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाया मंदिर नहीं बनाकर, तो पहुंचाएंगे, ठगा है उनको।
बनाना चाहिए। भाजपा वालों ने उसको ठगा है। मंदिर बनाने से क्या होने वाला है इस देश का? सबसे पहला बात यह है कि ये बात जो है, जिस बात पे हम फोकस होकर के बात कर रहे हैं, वो बात में यह है कि वो जमीन का जो विवाद बना, उस विवाद को विवाद बना करके रखा गया। मैं ये कहता हूं, आस्था को जहां तक मानने का बात है, इसमें मैंने अपना एक ओपन पोजीशन रखा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरी दादी के राम में और ये जो भाजपा वालों के राम में, उसमें एक फर्क है। मेरी दादी के जो राम हैं, उनको कोई भव्यता की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनसे भव्य इस संसार में कुछ है ही नहीं, इसलिए उनको उसी भव्यता की जरूरत नहीं है। वो राम राम करती हैं और जो है उनका मानना है कि उनका मैसेज जो है उनके भगवान के पास पहुंचता है, और वो मांगती हैं तो कहते हैं कि आप जगत के रखवाले हैं, आप हमारी रखवाली करेंगे। वो ये नहीं कहते हैं कि हम आपके रखवाले हैं और हम आपकी रखवाली करेंगे। तो पूरी की पूरी जो ये आस्था है, जो हिंदू धर्म का दर्शन है, उसको ही इन लोगों ने पलट दिया है। राम के कितने रूप हैं, आप रामचरितमानस पढ़ करके देखिए, लेकिन राम को इनको सिर्फ एक ही तस्वीर अच्छी लगती है, जिसमें राम जी जो है धनुष उठा करके कान तक प्रत्यंचा चढ़ाए हुए हैं। राम की वो तस्वीर ये देख नहीं पाते हैं और दुनिया को ये दिखाते नहीं हैं जहां वो सबरी का जूठा बेर खा रहे हैं। राम पे जो है आरोप भी हैं, आप ये भी जान लीजिए। और मैं मिथिला से आता हूं और हमारे यहाँ हर साल राम विवाह होता है। इस बार मौका मिलेगा तो आप उसको कवर करने जरूर आइएगा। हमारे यहाँ के लोग राम को अपना रिश्तेदार मानते हुए, बहनोई कह लीजिए, मानते हुए उनको कोसते हैं कि आपने हमारी बेटी के साथ गलत किया। आप जाइए पूरा का पूरा मिथिला का जो ये क्षेत्र है, घूम करके देखिए, ये हमारी संस्कृति है। ये कभी ये संस्कृति को, आस्था को समझ पाएंगे? इनका काम सिर्फ और सिर्फ है कि लोगों की आस्था और विश्वास पे राजनीति करना। मैं कहता हूं कि आस्था और विश्वास हमारा व्यक्तिगत मसला है। इस आधार पे राजनीति होने की या राजनीतिक दल की कोई जरूरत नहीं। कन्हैया कुमार मंदिर जाते हैं? देखिए, हम तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्मनिरपेक्षता में भरोसा करते हैं, जन भावना का अति सम्मान करते हुए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, दरगाह, हम हर जगह जाते हैं। धर्मनिरपेक्षता की बात आपने कही, आपको नहीं लगता है कि इस पर बहस की जरूरत है? नहीं, कोई बहस की जरूरत नहीं। भारत में धर्मनिरपेक्षता को गलत तरीके से बदनाम करने का काम बीजेपी ने किया है। भारत में धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब है सर्वधर्म समभाव, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं। धर्म जो है वो राजनीति से अलग रहेगी, धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन राजनीति से और सत्ता से धर्म कभी अलग रहा ही नहीं, ये भी तो आप देख रहे हैं। देखिए, ये बात मैकियावेली ने अपनी किताब में बहुत पहले कह दी थी। द प्रिंस नाम की बड़ी मशहूर किताब है, और जो उनको जो है आधुनिक राज्य के दार्शनिक के रूप में जो है वो देखा गया है। मैकियावेली ने कहा है कि सत्ता को हमेशा धर्म से अलग रहना चाहिए, और जो धार्मिक सत्ता है, राजनीतिक सत्ता को उस सत्ता से अलग रहते हुए उसको आइसोलेट कर देना चाहिए। क्योंकि लोगों के जहाँ तक आस्था का सवाल है, उसमें सत्ता की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको भक्ति करनी है किसी की भी, तो बीच में एजेंट की ज़रूरत है, किसी भी प्रकार के एजेंट की ज़रूरत है। वो सिर्फ और सिर्फ पोंगापंथ, कर्मकांड और फंडामेंटलिज्म क्रिएट करता है, रूढ़िवादिता क्रिएट करता है, जो धर्म का जो खूबसूरत पहलू है उसको समाप्त कर देता है। और इसीलिए कुछ जो मार्क्स के नाम पे भी कर्मकांडी होते हैं, मैं उनका भी विरोध करता हूँ, क्योंकि वो मार्क्स के एक लाइन को कोट करते हैं, रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस, जबकि वो पूरा लाइन ये है कि सोल ऑफ सोललेस, हार्ट ऑफ हार्टलेस, यस रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस। ये डिफरेंस है कि ये जो इतनी समस्या आपके जीवन में है, वो आपका एक साइकोलॉजिकल रिलीफ है। उसको भी अपनी सुविधा के हिसाब से काट छांट के लोग प्रस्तुत कर देते हैं। अच्छा कन्हैया जी, अब थोड़ा सा बिहार पर बात कर लेते हैं। बिहार में किसकी जरूरत है ज्यादा, लालू की या नीतीश की? बिहार को किसकी जरूरत है? देखिए, इस तरह से डायकोटोमी में पॉलिटिक्स नहीं होता है। मैंने बार बार कहा, राजनीति में मुद्दों को जीवित करना है, मुद्दों को पुनर्स्थापित करना है, चेहरे की राजनीति नहीं करनी है। मैं अपना चेहरा भी कभी आगे नहीं करूंगा, क्योंकि चेहरों की राजनीति से समाज का भला नहीं होता है। समाज का भला यदि करना चाहते हैं तो हमको मुद्दों को जिंदा करना पड़ेगा। बिहार में आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि बिहार के बच्चे बिहारी होने के चलते जो गाली खा रहे हैं, चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो महिला हों, वो जो प्रताड़ित हो रहे हैं बाहर, उनको ये अवसर मिलना चाहिए कि वो बिहार में ही अपना एक बेहतर जीवन जी सकें, अपने सपनों का बिहार वो बना सकें और सपनों के भारत में वो कंट्रीब्यूट कर सकें। ये ज्यादा, लेकिन आरजेडी के नेता तो कन्हैया कुमार को ही एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देख रहे हैं। नहीं, मैं किसी के लिए चुनौती नहीं हूं सर। मैं एक अति साधारण व्यक्ति हूं।
मैं चुनौती हूं यदि किसी के लिए इस देश में, तो वो अन्याय के लिए चुनौती हूं, गरीबी के लिए चुनौती हूं, और मैं किसी व्यक्ति या किसी पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं। पटना में तो वामपंथियों की बड़ी रैली हुई थी, उसमें तेजस्वी गए ही नहीं। नहीं, उनकी पार्टी के लोग आए थे। हाँ, उनके जो है अध्यक्ष आए थे आरजेडी के, उनके जो है एक पूर्व एमएलसी आए थे। आरजेडी तो अभी तेजस्वी की है ना, उनसे आपकी बात होती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो जो है एक व्यक्ति की पार्टी है, ऐसा नहीं है। वहाँ भी बहुत सारे लोग हैं। इनफैक्ट आप ये जान लीजिए, अगर एक व्यक्ति की पार्टी होती तो जो है पूरे के पूरे जो है बिहार में जो 40 सीट है उस पर अकेले तेजस्वी जी लड़ रहे होते। ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। का मतलब लालू ही था, लालू का मतलब आरजेडी था, लेकिन 40 सीट पर लालू मैं ऐसे जो है कभी राजनीति को नहीं देखता हूँ। इनफैक्ट आप ये जान लीजिए, मैं इतिहास में भी जाकर के अगर किसी को देखने की कोशिश करता हूँ तो हिटलर भी ऐसा नहीं था, उसके पास भी अपनी एक टीम थी। देखिए, मनुष्य जो है, मनुष्य और मनुष्यता को समझना बहुत जरूरी है। मनुष्य अकेले कुछ नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल ठीक बात है कि अकेले चना जो है वो भार नहीं फोड़ सकता है, उसमें समूह की एक शक्ति होती है। समूह को साथ कैसे लाएंगे, वही तो बोल रहा हूँ। समूह को साथ, समूह को तेजस्वी के लिए अगर कन्हैया कुमार ही चुनौती दिखने लगेंगे, नहीं, मैं नहीं, तेजस्वी एक साथ कैसे? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मैं उनके लिए चुनौती हूँ, और ना जो है वो मुझे चुनौती के रूप में देखते हैं। ये बिल्कुल बात होती है तेजस्वी बिल्कुल बात होती है, और ये एक प्रोपेगेंडा है। मैं उस प्रोपेगेंडा को बार बार खारिज करता हूँ। ऐसा बिल्कुल आप चुनाव लड़ रहे हैं बेगूसराय से, फाइनल है? नहीं, फाइनल नहीं है। चुनाव के संबंध में भी बेबाक आपको बोल दूं, ना हमारी पार्टी ने अभी हमको कैंडिडेट बनाया है। ठीक है, बना सकते हैं, बनाया दिया है, दोनों में फर्क होता है। फ्यूचर टेंस को हम कई बार प्रेजेंट टेंस समझ लेते हैं। कन्हैया कुमार को बनाने के लिए कोई सिफारिश की जरूरत नहीं है, पार्टी तो आपको बना ही चुकी है, आप बनने के लिए तैयार है कि नहीं, बताइए? नहीं, ऐसा नहीं, पार्टी अभी नहीं बनाई है, और पार्टी का मैं एक अनुशासित कैडर हूँ। पार्टी कहेगी जाकर के हिमाचल में अखबार बेचो पार्टी का, हम वो भी करेंगे, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि गठबंधन के साथ भी अभी कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। ये दोनों बात जो ही होगी, इसी बेबाकी से हम आपको जवाब देंगे। किसी चीज में कोई लाग लपेट, दायां बायां किसी सवाल से बच करके निकलना, ये करने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, किसी भी व्यक्ति को लेकर के, सिर्फ नीतीश जी के बारे में ही नहीं, किसी भी व्यक्ति को लेकर के मैं समझता हूँ जब उसका एक सर्वांगीण मूल्यांकन आप करेंगे तो उनके कुछ पॉजिटिव काम होते हैं, उनके कुछ नेगेटिव काम होते हैं। नीतीश जी ने बिहार के अंदर राजनीति के भीतर बहुत सारे नए प्रयोग किए, जिसकी प्रशंसा, लड़कियों के लिए साइकिल बांटना, उनके जो 7 संकल्प हैं उसके द्वारा भाई बहुत सारे कामों का करना। लेकिन वो जब दूसरी बार गठबंधन को छोड़ करके बीजेपी के साथ गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी दुर्दशा बिहार के भीतर हुई है। अभी मैं बेगूसराय से आ रहा हूँ। इसके लिए नीतीश को दोषी मानते हैं आप? तो जब अच्छे काम के लिए आप नीतीश की प्रशंसा करते हैं, तो बुरे काम के लिए आप नीतीश जी की निंदा भी करेंगे ना। तो आप कह लीजिए फिर नीतीश जी कुछ नहीं कर रहे थे। अच्छा, इसको देखिए, एक फ्रेमवर्क हमको बनाना पड़ेगा किसी व्यक्ति को देखने का। अगर इस फ्रेमवर्क में हम देखते हैं तो उनके अच्छे काम की यदि प्रशंसा कर रहे हैं तो उनके बुरे काम की आपको आलोचना भी करनी पड़ेगी। सेकुलर क्रेडेंशियल को कैसे देखते हैं? देखिए, सेकुलर क्रेडेंशियल पे हमको ये डाउट कभी नहीं रहा है। सेकुलर क्रेडेंशियल हम किसी भी व्यक्ति का ऐसे नहीं देखते हैं कि वो जो है भाजपा के साथ चले गए तो वो कम्युनल हो गए और छोड़ दिए तो सेकुलर हो गए, ये नहीं। आज शासन प्रशासन में क्या सेकुलर क्रेडेंशियल को लागू किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? मैं कहता हूं कि नहीं किया जा रहा है। पूर्व के जो उनके काल रहे हैं उसमें दंगों को मजबूती से रोका जाता था, आज हो रहे हैं। कोई ऐसा त्यौहार नहीं है, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जहां पे जो है बिहार में किसी ना किसी इलाके में दंगा नहीं हो जाता है। तो मुझे तो अब डाउट होगा, बिल्कुल डाउट होगा। वो जितना भी बोलते रहे तब भी डाउट होगा, क्योंकि आपको सिर्फ बोल करके कोई चीज साबित नहीं करना है, आपको इन एक्शन ये चीज प्रूव करना पड़ेगा। आप लगातार देख लीजिए, आप पिछले जो है 1 साल में अलग अलग जो यहाँ पे सांप्रदायिक तनाव या दंगे हुए हैं उसका आप मूल्यांकन करके देख लीजिए। और मैं बताता हूं कि भाजपा के सामने कई बार जो मौजूदा राज्य प्रशासन है वो विवश दिखाई देता है। खुलेआम कई जिलों में नोटबंदी के ठीक पहले भाजपा ने गलत तरीके से जमीन खरीद ली। बिहार में बेगूसराय की मैं आपको बात करूं, जमीन किसी और व्यक्ति का है, कबाला किसी और व्यक्ति के नाम से करा लिया है, रजिस्ट्री किसी और व्यक्ति के नाम से करा लिया है, और भाजपा के प्रमुख नेता इस काम को कर रहे हैं। अमित शाह का लेटर लेकर के उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो व्यक्ति जो है दर का ठोकर खा रहा है, तमाम तरीके के नेताओं से मिल चुका है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि भाजपा के नेक्सस से जो जुड़े हुए लोग हैं, शराबबंदी है बिहार में, लेकिन खुलेआम जो है उस काम में जो है इनके नेक्सस के लोग जो है वो लगे हुए। और ये मैं झूठ नहीं, मैं बेगूसराय का उदाहरण आपको दे रहा हूं।
अभी हमारे यहाँ क्या हुआ है कि एक शिक्षक की जो है हत्या हो गई है और पुलिस जो है अभी तक उसमें कोई अरेस्टिंग करके नहीं लाई है। खुलेआम जो है एक लड़के को एक व्यक्ति ने गोली मार दी हाथ में, इंजरी रिपोर्ट है, FIR हो गया है, अभी तक जो है पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया। ये पहले तो नहीं हो रहा था। लेकिन आप पर भी तो बड़ा आरोप लगा कन्हैया जी, वहां की आपने दुर्गा पूजा पंडाल के बाहर जाके बड़ा हंगामा कर दिया, आपके साथ पुलिस हमको भी गिरफ्तार कर ले। मैं बार बार कहता हूं, ये कोई तो मूर्ख ही होगा ना ये सवाल करेगा, कोई मूर्ख होगा जो ये काम करेगा। यहाँ तो देखिए जनता को दिखाने के लिए लोग दंड देने के लिए तैयार हैं, और हम जो है कम से कम जो मेरा विचार है उस पर भी हम टिक करके नहीं चलें। हम जब कह रहे हैं कि हमको किसी धर्म से कोई विरोध नहीं है तो हम क्यों पंडाल में जाके हंगामा करेंगे? इस तरह की बातें फैलाई गई कि दुर्गा माता के बारे में ये आपत्ति क्यों कहेंगे, ये तो मुझे बताइए, क्यों कहेंगे? कभी प्रश्न इसे भी तो कीजिए कि क्यों कहेगा। बिल्कुल, कोई आदमी अगर सार्वजनिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में है, तो ये मूर्खतापूर्ण काम वो क्यों करेगा? विवाद हुआ कैसे? कोई विवाद नहीं हुआ। हम अपने रास्ते से आ रहे थे, बजरंग दल के लोगों ने हमारी गाड़ी के ऊपर हमला किया, जैसा वो हर राज्य में करते हैं। बिहार में भी ये करने का प्रयास किया। अच्छा एक बात बताइए, जब हम पहली बार आए थे पटना जेल से छूट करके, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हमारा प्रोग्राम था, हम किसी धर्म पे कुछ बोल रहे थे, क्यों ये ABVP का लोग वहाँ काला झंडा दिखाने के लिए गया हॉल के भीतर? सर थोड़ा उसमें हमको देखना चाहिए कि क्या हमारे साथ हो रहा है, उसको क्रम में देखिए। भाजपा के पेट में भयानक जो है दर्द है, लगता है दिन रात उनको दस्त हो रहा हो कि ये आदमी बेबाक तरीके से बोल क्यों रहा है। जवाब तो इनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि बदनाम ये खुद किए थे, केस इन्होंने खुद कराया था, जेल में यही पकड़ करके डाले थे, जेल में अभी हम हैं नहीं, तो अब ये अलग अलग तरीके से मुझे बदनाम करते हैं। लेकिन वहाँ के जो स्थानीय संवाददाता है उनका कहना है कि अगर आप थोड़ी देर रुक जाते तो मॉब लिंचिंग की घटना हो जाती, मतलब आपकी हत्या हो जाती। देखिए ऐसी परिस्थिति मेरे साथ 50 बार हो चुका है। उस दिन हुई थी बेगूसराय, उस दिन भी हुई थी, ठीक है। आप मुझे देख लीजिए, कोर्ट में हुआ हमारे साथ, ये कोर्ट परिसर में। हाँ, बिल्कुल। जो है हम जब दूसरे राज्यों में जाते हैं वहां इस तरह से भीड़ के द्वारा हमला कराया जाता है। हाँ, इस तरह की परिस्थिति बनाई गई है। इनफैक्ट ये आप जान लीजिए कि जहां बिल्कुल सामान्य बातचीत हो रही हो वहां भी कुछ जो लोग जो हैं वो शब्दों से हमलावर हो जाते हैं। लेकिन मैं इनको कह देना चाहता हूं, ये कितना भी छटपटा लें, और फिर उस बात को दोहराता हूं कि दशरथ मांझी की धरती है बिहार, जब तक इनको तोड़ेंगे नहीं तब तक इनको छोड़ेंगे नहीं, यही संकल्प। तो आपने सुन लिया कन्हैया कुमार को, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो ये तोड़ कर ही दम लेंगे। अब देखिए कन्हैया कुमार के हाथ में और कुछ खास है नहीं, आप ही के हाथ में है। कन्हैया कुमार तो प्रयास कर सकते हैं, अगर आप साथ देंगे तो शायद ये कामयाब भी हो जाए। आगे भी हम दिखाएंगे अगले एपिसोड में कन्हैया कुमार से लंबी बातचीत। तब तक के लिए नमस्कार।